हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू योर वन सॉर्ट ऑफ पावर सिस्टम सेकेंड, जिसमें कि आज की वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर थर्ड को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूनिट नंबर थर्ड का नाम जो है ट्रैवलिंग वेव है। मतलब ट्रैवलिंग वेव इतना मुझे ट्रैवल कराया, आई कांट टेल यू कि मतलब अब ट्रैवलिंग वेव मैंने अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर जो फिफ्थ है, फोर है एंड थ्री को हमने छोड़ दिया, फिर हमने टू अपलोड कर दिया। तो अभी तक जो आपको पावर सिस्टम सेकंड का है वो तीन यूनिट जो है हमने बहुत ही अच्छे से अपलोड किया है और आप लोगों के रिस्पांस एंड फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो फार आई सी थैंक यू सो मच। सो आज के वीडियो में हम थर्ड यूनिट पढ़ने वाले हैं और थर्ड यूनिट का नाम आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग वेव है। तो मैं आपको बता दूं फिर से वही चीज़ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अगर क्वांटम से पढ़ोगे तो क्वांटम से बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। एंड बुक भी हमारे लाइब्रेरी में जितनी बुक है, बुक से भी देख रहा था उतनी अच्छी से समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया, फिर से क्वांटम का हेल्प लिया, फिर मतलब बुक्स का भी हेल्प लिया। मतलब 3-4 जगह से मैंने हेल्प लेके मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। आप देख सकते हो ये बिल्कुल ट्रैवलिंग वेव है और ट्रैवलिंग वेव में बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने पूरा अच्छे से मतलब पीडीएफ बनाया और ये पूरा आपको मतलब थर्ड यूनिट जो है पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पावर सिस्टम ही एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें मैं मतलब अपने तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और मेरे को भी समझ में आए। क्योंकि हर एक वीडियो में कहता हूँ मैं कि मैं एक समय था जब मैं सिटी 1 दे रहा था, सिटी 2 भी इवन दे रहा था, सिटी 1 एंड सिटी 2 मैं सोच के रखा था कि मुझे 30 प्लस नंबर केवल आना है, क्योंकि पावर सिस्टम मेरे लिए 2 जो है बहुत ही कठिन समझ में आ रहा था क्योंकि मैं इसको समय नहीं दे रहा था। मेरा समय कहीं और जा रहा था, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और इसका प्रिपरेशन जो मतलब स्टूडेंट गेट पढ़ते हैं, गेट में ही आता है, मेरे कंपटीशन में आता नहीं है। तो मैंने सोच रखा था पहले से ही कि मैं केवल पास ही मार्क्स लाऊंगा एंड आई विल जस्ट पास द एग्ज़ाम। बट फाइनली अब आप कह ही सकते हैं, मैं एक चीज़ तो कह ही सकता हूँ कि आप लोग के जस्ट सपोर्ट के कारण एंड आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण मैंने पावर सिस्टम सेकेंड को भी हाथ लगाया और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि आज यूनिट नंबर फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। केवल यूनिट नंबर फर्स्ट बचेगा, वो भी मैं वीडियो आज शूट ही कर दूंगा शाम को। अभी सुबह के देख सकते हैं, सुबह के 9:57 हो रहे हैं एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। आई थिंक 40 मिनट वीडियो लगेंगे एंड नाउ फाइनली आई एम टोटली कह सकता हूँ कि देख सकते हैं मुझे समय का बहुत ही मतलब इंतज़ार करना पड़ता है, एक अच्छे समय का इंतज़ार करना पड़ता है सो दैट आई कैन शूट द वीडियो। वाई? बिकॉज बार बार मैं कहता हूँ आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ 6 सेमेस्टर। इतना बोलना ज़रूरी है कि जो मैं बोलता हूँ इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि आप भी समझ सको कि आई एम नॉट अ टीचर। एक स्टूडेंट हो के मैं कितना सेक्रीफाइस करके आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारे रूम में मैं आपको बता दूँ 3 लोग रहते हैं, जिसमें 2 लोग अभी लाइब्रेरी चले गए हैं और मैं भी लाइब्रेरी जाता था, लेकिन आज मैं लाइब्रेरी ना जाके आज मैं जस्ट अपने रूम पे हूँ ताकि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। क्योंकि वीडियो तभी आप शूट करते हो जब आपके रूम में कोई ना हो, क्योंकि उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए एंड आपको भी अपना काम करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर थर्ड। आपको मैं कह सकता हूँ सबसे पहले कि यूनिट नंबर थर्ड में इतना अच्छा से आपको कंटेंट देने वाला हूँ कि ऑब्वियसली आपको हो गया द लास्ट कि यस दिस इज़ द कंटेंट। एंड ऑब्वियसली चलते हैं, स्टार्ट करते हैं द यूनिट नंबर थर्ड। सबसे पहले हम ट्रैवलिंग वेव पढ़ेंगे। ट्रैवलिंग वेव इन ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है? तो देखिए, फिर से मैं मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रखा हूँ कि चीज़ बोल दूँ। हर एक वीडियो में आज के बाद में बोलूँगा, क्योंकि ये बोलना बहुत ही ज़रूरी है कि आप देख सकते हैं ये जो है पावर सिस्टम जो सेकंड है, इसका वन शॉट है यूनिट नंबर थर्ड का। तो वन शॉट के रिस्पेक्ट से ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो आपको दे रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो एक बार में समझ में आए तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो छोड़ दो। वन शॉट के व्यू से देख रहे हो तो वीडियो देखो, अदरवाइज अभी छोड़ दो, आपके लिए वीडियो नहीं है। जस्ट बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग दिस क्वालिटी कंटेंट फॉर वन शॉट। एंड ऐसा नहीं है कि वन शॉट में जो मैं आपको कंटेंट देता हूँ आपको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रैवलिंग वेव क्या होता है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा टावर्स होते हैं, आप देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन, पावर सिस्टम पढ़े होंगे, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, केबल के थ्रू, ओवरहेड, अंडरग्राउंड, जो भी हम ट्रांसमिशन एक जनरेटिंग स्टेशन से जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ तक हम क्या करते थे, अपने लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उसके लिए हम केबल का यूज करते थे। तो हमारे बीच में जो लाइन है, अगर मान के चलो जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर कभी लाइटनिंग हुआ, जैसे हमने दिखाया लाइटनिंग हुआ, तो लाइटनिंग जो होता है बहुत ज़्यादा सर्ज होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें वोल्टेज होता है। तो जैसे इस पर वोल्टेज गिरेगा ना तो ये हमारा वेव जो है कुछ इधर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ट्रैवल करने लगेंगी।
और यही ट्रैवलिंग वेव होती हैं। अब इसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं, कुछ बहुत ही मतलब भयानक इम्पैक्ट होते हैं, जैसे सडन चेंज डिस्टर्बेंस, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज करेंट जो भी एक रेशियो में जा रहा था उस रेशियो को पूरा ये डिस्टर्ब कर देगा। बहुत ही मिली सेकंड के लिए होगा, मिली या माइक्रो सेकंड, लेकिन उसी मिली माइक्रो सेकंड में हमारा सब स्टेशन, हमारा जो मतलब जितने इक्विपमेंट्स हैं सिटी पीटी सबको ये बर्बाद कर देगा। सो एनीवे इसका आप इम्पैक्ट देख सकते हैं, सडन चेंज इन डिस्टर्बेंस एज वेल एज क्रिएट ओवर करेंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज डैमेज इंसुलेशन नियर बाय द ट्रांसफार्मर जनरेटर। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप सोचो माइक्रो सेकंड में जनरेटर, ट्रांसफार्मर और हमारे मोटर को अगर इसने तबाह किया, देन हाउ मच लॉसेस वी हैव। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज ट्रांसमिशन में, ट्रैवलिंग में क्या होता है और इसको कैसे हम मीट आउट करते हैं, और कितने टाइप के ट्रैवलिंग में कौन सा कोफिशिएंट होता है, जैसे रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, सभी चीज़ को हम वन बाई वन बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हो 5 मिनट हुआ, 5 मिनट में 3 मिनट तो मैंने कथा ही सुनाया था। वो कथा मैं नहीं सुनाना चाहता था, पहले मैं नहीं सुनाता था, लेकिन आप लोगों का कमेंट था कि वीडियो का लेंथ बढ़ाइए, तो लो भाई मैं भी वीडियो का लेंथ बढ़ा दे रहा हूँ। कौन सा मेरे घर से मतलब डेटा जा रहा है, कॉलेज का डेटा मिलता है 15 GB, तो वैसे मैं अपलोड कर दूंगा। टाइम मतलब ज़्यादा वीडियो का लेंथ होगा तो आपको भी देखने में भी बेकार लगेगा, और वीडियो का लेंथ बढ़ेगा तो क्या ही फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोगों के जैसा मार्केट में डिमांड वैसा एक मतलब प्रोड्यूसर को करना पड़ता है। एज आई एम प्रोड्यूसर यू आर कंज्यूमर, आपको वीडियो की लेंथ चाहिए, मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा रहा हूँ। एनीवे वीडियो की लेंथ मैं नहीं बढ़ाऊँगा, just I am joking, okay? So I need to give the very effective and very decent quality of content. Anyway, ट्रैवलिंग वेव क्या होता है हमें समझते, सबसे पहले हाँ ये मैंने कर लिया। सबसे पहले मैं ट्रैवलिंग वेव पढ़ना है। ट्रैवलिंग वेव क्या होता है? A high frequency disturbance that travels as a voltage or current wave along the transmission line at the constant velocity। हमने अभी बताया कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की डिस्टर्बेंस जो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में अगर ट्रैवल करने लगे, वोल्टेज या करंट हो इन ट्रांसमिशन लाइन, इसे हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, जिसका कि हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। फीचर्स हमने लिखा, देख सकते हो कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब कुछ मैंने यूट्यूब से पढ़ा है और यूट्यूब से पढ़ के लिख रहा हूँ, कुछ यूट्यूब से, कुछ बुक से, कुछ क्वांटम से, तब जाके एक परफेक्ट मतलब एक स्टूडेंट के लिए परफेक्ट नहीं कर सकता हूँ यार, परफेक्ट तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा, हिंदी में लिखूँ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मतलब कंटेंट है फॉर AKTU मतलब बीटेक स्टूडेंट 6 सेमेस्टर के लिए। आप कहीं से भी पढ़ लो 6 सेमेस्टर का मतलब थर्ड यूनिट, और मेरा एक बार थर्ड यूनिट को वन शॉट पढ़ के देखो, ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो मैं क्वालिटी कंटेंट देता हूँ एज ए स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट होता है वही मैं क्वालिटी कंटेंट देता हूँ। आई एम नॉट फॉर गेट, आई एम नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बस AKTU के एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से जितना इंपॉर्टेंट होता है वो कंटेंट क्वालिटी मैं बिल्कुल देता हूँ, और लास्ट में एग्जाम के टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देता हूँ। और ऑब्वियसली पिछले सेमेस्टर में आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने वन शॉट का एनालिसिस करके आपको दिया था, बिल्कुल आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे, और मेरे भी CGPA में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया था जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। सो नाउ आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव। देखिए जो ट्रैवलिंग वेव होता है उसका वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब अभी हमने बताया कि ट्रांसमिशन जो हम करते हैं केबल का, मतलब केबल से वो ओवरहेड करते हैं और हम अंडरग्राउंड करते हैं। तो ओवरहेड जो हमारा ट्रैवलिंग वेव का वेलोसिटी होता है V = 1/√LC, आप पढ़े होंगे V = 1/LC। ये जो V होता है C के बराबर होता है। मतलब हमारा स्पीड का लाइट क्या होता है 3 × 10⁻⁻ मीटर/सेकेंड। तो ये हमारा जो हो गया ओवरहेड लाइन जो होता है ना, ओवरहेड लाइन में हमारा वेलोसिटी जो होता है ट्रैवलिंग वेव का 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। लेकिन वही हम केबल की बात करें अंडरग्राउंड पे, तो अंडरग्राउंड केबल में आप जानते हो कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है, तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाता है। ये देख सकते हो, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में 2 नंबर में मतलब आ जाए। नाउ हम सर्ज इम्पीडेंस पढ़ते हैं। सर्ज इम्पीडेंस क्या है? तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एसोसिएटेड विद करंट एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू √L/C। मतलब वोल्टेज का रेशियो बाई करंट का रेशियो, ये इम्पीडेंस होता है, और ये जो है इक्विवेलेंट किसका होता है √L/C, इंडक्टेंस अपन कैपेसिटेंस, एंड डिनोटेड बाई Z0 या ZC। Z0 सर्ज इम्पीडेंस कह सकते हैं, या मतलब जो इसे ZC कह सकते हैं। हम मतलब दोनों में से कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। तो ZC जो है सर्ज इम्पीडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कह सकते हैं। ये जो होता है ओवरहेड लाइन के लिए जो हमारा Z होता है, इसकी वैल्यू जो होता है 400 से 600 ओम होता है, लेकिन यही जो अंडरग्राउंड केबल के लिए 40 से 80 केवल ओम होता है। तो इट्स नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, या हम सर्ज इम्पीडेंस के नाम से इसे जानते हैं। तो नाउ अभी तक हमने जितना बताया देख सकते हो, आपको मतलब खुद समझ में मेरे को आ रहा है यार कि मैं बहुत अच्छे से आपको डिपिक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस लाइन। देखिए कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्या लाइन होता है।
देखिए हम दो लाइन लेते हैं, लाइन 1 लाइन 2, इसको एक मीडियम मतलब मीडियम से सेपरेट करते हैं, मतलब इधर हमारा लाइन 1 है, इधर लाइन 2 है, और दोनों का जो इम्पीडेंस है, एक का जेड है मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एक का जेड है, और लोड का मतलब लोड साइड जो हमारा इम्पीडेंस है उसको जेड से हमने डिनोट किया है। तो जब हमारा कंटिन्यूस कब होगा, कंटिन्यूस लाइन कब कहेंगे, जब हमारा जेड सी जो होगा लाइन 1 का इम्पीडेंस और लाइन 2 का इम्पीडेंस जो इक्वल होगा उसे हम कंटिन्यूस लाइन कहेंगे। इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसमें रिफ्लेक्शन जीरो होगा। अभी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा कंटिन्यूस में। जो हमारा डिसकंटिन्यूस लाइन होगा, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अगर इक्वल नहीं होगा तो इसे हम डिसकंटिन्यूस कहेंगे और इसमें रिफ्लेक्शन होगा। एंड फाइनली अगर हम बात करें तो हमारा जो ट्रांसमिटेड वेव होता है वो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड के बराबर होता है। कभी भी हम बहुत से बुक में इंसिडेंट को V और I से हम डिनोट करते हैं, जो वोल्टेज और करंट होता है। रिफ्लेक्टेड को जो V अपान R, V मतलब R V R, I मतलब सफिक्स और नहीं सफिक्स प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, मतलब नीचे जो I के नीचे अगर R लिखते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड होता है, और अगर T लिखे VT और IT तो ये ट्रांसमिटेड का होता है। तो इतना अच्छे से हमने फर्स्ट पेज पढ़ाया, मतलब पेज समझाया। आगे जो है ये 30 पेज का PPT बना हुआ है, 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से मुझे देख के समझ में आया कि जो आपका सेकंड यूनिट था, मैं आपको यही कहूँगा कि सेकंड यूनिट में हमने बोला था कि सबसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपका सेकंड यूनिट में गॉस सीडेल लॉ एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। तो उसमें मैं दोनों का डिफरेंस करके आपको समझाना भूल गया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे समझा दूँ और आपको एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि न्यूटन जो गॉस सीडेल मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 के लिए। तो इससे 7 नंबर पक्का है मेरे दोस्त, आप इसको रट लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मैं भी रटूंगा और आपके सामने मैं अपनी रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा और डिक्लेयर करता भी हूँ, ताकि आप देख सकते हैं, ताकि मतलब देखिए एक तरह से मैं भी जब आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एक तरह से बिजनेस ही हुआ। मतलब अगर बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस में अगर मैं अपने आप को कंपनी सपोज करूँ तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को दिखाएगी नहीं कि मैं अपने प्रोडक्ट में कितना इंप्रूवमेंट करूँगी, तो जो कस्टमर हैं वो कैसे बिलीव करेंगे। तो सपोज इफ़ यू आर कस्टमर एंड आई एम प्रोड्यूसर, देन आई हैव टू शो माई रिजल्ट ना, सो दैट यू बिलीव ऑन मी कि यस बाई अपलोडिंग दिस काइंड ऑफ वन शॉट, जो चीज़ मैं पढ़ के इतना से GP ला सकता हूँ तो आप भी पढ़ के ला ही सकते हो ना। तो दैट्स ऑल अबाउट द थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली। ओके, सो नाउ न्यूटन रैप्सन मेथड एंड गॉस सीडेल मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हमने गॉस सीडेल मेथड के बताया था कि इसमें जो इटरेशन मेथड जो होता है उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है इसमें इटरेशन कम होता है, इसलिए इसमें टाइम जो टेकन होता है टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम जो है कम लगता है। वही लिखा है कि टाइम इसमें कम लगता है, मतलब इटरेशन का टाइम कम लगता है और जो इसमें जो होता है ज़्यादा लगता है। और इसमें मेमोरी जो होता है, मतलब जो हमारा ये गलत हो गया है क्या यार, न्यूटन रैप्सन मेथड मेमोरी इसमें मुझे लगता है गलत हो गया है। मेमोरी इसमें ये कैसे ऐसा हो गया है, मतलब मेमोरी जस्ट वंस, इसको रहने देते हैं यार, मुझे कन्फ्यूज़न खुद हो गया क्योंकि मैं अभी कल पढ़ रहा था। तो इसमें इटरेशन मेथड, इसमें मेमोरी न्यूटन रैप्सन मेथड में कम लग रहा था। चलिए लिव इट, मतलब सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है ना इसको प्लीज़ इसे आप लिव कीजिए, मैं कभी और बता दूंगा आपको। जब मैं सोच रहा हूँ कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको भी मैं लाऊं, आप लोगों का डिमांड है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं इसको ले लूँगा। तो प्लीज़ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रैवलिंग वेव में हमने अभी तक ट्रैवलिंग वेव पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव पढ़ा, सर्च इम्पीडेंस पढ़ा, एंड देन आफ्टर हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं फार्मूले पढ़ते हैं। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी हम मीडियम लेते हैं तो मीडियम 1 मीडियम 2, तो इसमें हम इंसिडेंट कराते हैं वेव, मतलब हमारी वेव जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन में आगे जाती हैं तो उसे हम ट्रांसमिटेड वेव कहते हैं, और अगर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। आई होप आप जानते होंगे। तो वही हमने बताया कि V और I जो होता है उसको इंसिडेंट हम वेव कहते हैं। अगर नीचे R लिख दे तो वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, और नीचे हम T लिख दे VT और IT तो हमारा ट्रांसमिटेड वेव, मतलब ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन जो हमारा वेव हो जाएगा। तो ना वो सबसे पहले कुछ कोफिशिएंट है जो कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट्स व्यू से 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट पढ़ते हैं, जिसमें पहला हम वोल्टेज के बारे में देखेंगे और फिर करंट के लिए हम देखेंगे रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट को अल्फा से हम डिनोट करते हैं, या आर से रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट RV या IV, या अल्फा से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा वो VR/V हो जाएगा। VR जो है रिफ्रैक्शन वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट। ये जो होता है, अगर आप इम्पीडेंस में इसको मतलब लिखते हैं तो ZL माइनस ZC और ZL प्लस ZC होगा।
और फॉर करंट के लिए हम आपको करंट के लिए बता दें कि जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है करंट के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर आई से आप डिनोट कर सकते हैं अल्फा आई से, वो जो होता है ये जेड सी माइनस जेड एल के बराबर होता है प्लस जेड सी प्लस जेड एल। देखिए इसको याद करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसानी सा तरीका है कि वोल्टेज में वी ओ एल एल्टेज आ रहा है एल, तो जेड एल माइनस जेड सी हो जाएगा, और करंट में सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए जेड सी माइनस जेड एल हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की मतलब वैल्यू क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ इम्पीडेंस आप याद कर सकते हैं। इस पे 2 नंबर में आपके मतलब न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका डेरिवेशन है कैसे ही आता है जेड एल माइनस जेड से, लेकिन आपके मतलब कभी एग्जाम में पूछा नहीं है इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया, केवल हमने फार्मूला लिखा है और आप याद कर लीजिएगा। आपको याद करने का हमने ट्रिक्स भी बता दिया। नाउ आपको हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बताया, अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम बताते हैं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ करंट। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को हम बीटा से डिनोट करेंगे। अभी हमने बताया कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को अल्फा से एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को बीटा से हम डिनोट करते हैं, या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को टी भी टी आई से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अपन इंसिडेंट वेलोसिटी, और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ इम्पीडेंस हम लिख सकते हैं 2 जेड एल बाई जेड एल प्लस जेड सी। फिर से वोल्टेज में एल आया तो यहाँ पे 2 जेड एल हो जाएगा, और यहाँ पे करंट आया तो 2 जेड सी हो जाएगा, जेड एल प्लस जेड सी। तो आई होप क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट, आपका क्या होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, वोल्टेज के लिए करंट के लिए दोनों के लिए हमने फार्मूला बताया, और दोनों में अभी हम रिलेशन देखेंगे कि जो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इक्वल टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, बीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और बीटा को हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, 2 मार्क्स अभी तक जितना हमने समझाया 2 मार्क्स का ही केवल क्वेश्चन आएगा। आगे जो हम समझाएंगे उसके जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जैसे जैसे 7 नंबर का आपका एग्जाम मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कुछ केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जेड एल इक्वल टू जेड सी। जेड एल इक्वल टू जेड सी जो होगा क्या होगा, ये कंटिन्यूअस लाइन के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम 2 फिर से लेंगे, देखिए 2 हम मीडियम लेंगे, जेड सी और जेड एल, ये जेड एल है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने केस 1 में दोनों को इक्वल लिया है, तो जेड एल इक्वल टू जेड सी हो जाएगा, जेड सी दोनों लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना हम वोल्टेज इंसिडेंट करेंगे उतना ही ट्रांसमिट होगा, कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 होगा। इसलिए जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालोगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो जितना मतलब रिफ्रैक्शन होगा वो जितना इंसिडेंट करोगे उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए आपका जो केस 1 में जब आपका कंटिन्यूअस लाइन हो, कंटिन्यूअस आपका वेव हो, तो उस समय क्या होता है, उस समय दोनों का इंपेडेंस लाइन 1 लाइन 2 का सेम होता है, और यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होता है 1 आता है। एज वेल एज देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो ये जो होगा वी आर की वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। 0 होगा तो हमारा जो रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट है वो 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ करंट के लिए भी जेड सी इक्वल टू मतलब जो दोनों लाइन का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस है 0 है, मतलब 1 है, सॉरी मतलब इक्वल है। तो यहाँ पे जब आप मतलब जितना आपका इंसिडेंट हो रहा है उतना ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ से आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपका करंट है वो जो होगा 1 आ जाएगा। जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर से हम डिनोट कर रहे हैं ना, हाँ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होगा वो आपका 0 आ जाएगा। तो आई होप केस 1 के लिए आपको समझ में आया। केस 2 में क्या होगा, जब आपका जेड एल ग्रेटर देन जेड टू होगा। फिर से हम आपको समझाते हैं, जेड एल जब जैसे हम 2 मीडियम लिए, यहाँ पे जेड एल जो होगा ज़्यादा होगा, और जेड एल जो होगा ज़्यादा होगा, जेड सी जो होगा वो कम होगा। सेम एज इट इज जेड एल यहाँ पे ज़्यादा है, जेड सी जो होगा वो आपका कम होगा। तो आप जानते होंगे कि जहाँ आपका इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, इम्पीडेंस जेड ज़्यादा होता है, वहाँ करंट जो होता है कम होता है। देखिए इंसिडेंट में अगर करंट हम इतना भेज रहे हैं ना, तो जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो कम हो जाएगा। समझ में आया, वही मैं समझाया। और आप जानते हो कि वोल्टेज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट का होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मतलब जेड एल जो ज़्यादा है तो जो इंसिडेंट में हम करंट भेजें उसका कम हो जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट होगा, जितना हम इंसिडेंट में भेजे हैं वोल्टेज उसका जो वोल्टेज होगा ज़्यादा हो जाएगा जेड एल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड एल ज़्यादा है। जब जेड एल ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी बोल रहा हूँ, सॉरी, वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगा। आई होप मतलब इतने बेहतरीन तरीके से मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से 1x या 2x पे जो भी स्पीड में करके आप देख रहे हो, मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ कि वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड जो जेड होता है वो जो होता है, जेड अगर ज़्यादा होगा तो आपका करंट जो होगा वो कम होगा, क्योंकि जहाँ भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगा। तो वही कारण है कि यहाँ पर जेड ज़्यादा है, जेड ज़्यादा तो करंट जो इंसिडेंट करंट दिए हैं उससे हमारा मतलब रिफ्लेक्शन में जो होगा, ट्रांसमिशन में जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे
जो वी हो जाएगा वी ग्रेटर देन वी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रांसमिशन में वोल्टेज का निकालें तो वी जो होगा ज़्यादा है, वी जो ज़्यादा है और मतलब वी से भी ज़्यादा है तो हमारा जो होगा 1 से ज़्यादा आएगा। जो हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज में आएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वोल्टेज में वो जो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होगा देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ हम इंसिडेंट में तो कम भेज रहे हैं वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हमारा रिफ्लेक्शन जो कोएफिशिएंट है वो जो है ज़्यादा हो जा रहा है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 से ज़्यादा हो जा रहा है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो है अपोजिट होगा। यहाँ पे हमारा जो ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिशन जो यहाँ पे टी आई लिख सकते हैं, आई होगा, है ना। तो हमारा ट्रांसमिशन करंट के लिए वो जो होगा लेस देन 0 होगा। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होगा निगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट में हम ज़्यादा दे रहे हैं और लास्ट में हमारा जो मतलब ट्रांसमिशन में हमारा कम हो जा रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, केस 1 केस 2, उसके बाद केस 3 लेते हैं जहाँ पे हमारा जेड सी अब ज़्यादा हो जाएगा। जब जेड सी ज़्यादा होगा जस्ट उसका अपोजिट आ जाएगा कि अगर जेड सी ज़्यादा होगा तो हमारा यहाँ पे जेडल कम हो जाएगा। जब जेडल कम होगा, जेडल हमारा कम होगा तो करंट की वैल्यू जो है इंसिडेंट से बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे बढ़ जाएगी तो यहाँ पे ट्रांसमिशन जो करंट का कोएफिशिएंट है वो जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मतलब जो है जो हमारा पॉजिटिव यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम कम दे रहे थे लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम एज इट इज़ अपोजिट जो हो जाएगा यहाँ पे जो है जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वोल्टेज का वो जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी जो है वी से कम हो जाएगा। इंसिडेंट में देखो हम ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन कम हो जा रहा है हमारा ट्रांसमिशन में, इसलिए यहाँ पर निगेटिव रिफ्लेक्शन होगा। अभी तक जितना भी हमने केस समझाया देखो समझना तो पड़ेगा। वैसे ही जेडल इक्वल टू 0, यहाँ पर जेडल अगर 0 हो जाएगा तो आप देख सकते हो जैसे ही जेडल 0 होगा हमारा करंट जो होगा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो हमारा वोल्टेज जो होगा जैसे ही हमारा जेडल 0 होता है, जेडल 0 इन द सेंस हमारा जो वोल्टेज होगा यहाँ पे दिखेगा जेड सी में, लेकिन जेडल 0 है तो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज मतलब जेडल जो है यहाँ पर 0 है। जेडल 0 इन द सेंस व्हाट, जेडल 0 इन द सेंस हम कह सकते हैं यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा वी ज़्यादा हो जाएगा और हमारा ट्रांसमिशन जो कोएफिशिएंट वेलोसिटी का होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर निगेटिव जो होगा निगेटिव हमारा रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन यहाँ वोल्टेज है ही नहीं तो निगेटिव हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। इंसिडेंट में तो हम बहुत कम दे रहे हैं करंट, लेकिन हमारा ट्रांसमिशन में करंट का कोएफिशिएंट जो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे जो होगा 2 गुना हो जाएगा, जो ट्रांसमिशन जो कोएफिशिएंट है करंट का वो जो होगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर जेडल हमारा इनफाइनाइट है तो यहाँ इसका मतलब है कि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट जो होगा 0 हो जाएगा, वोल्टेज होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे वी जो होगा ट्रांसमिशन जो कोएफिशिएंट है वो 2 गुना हो जाएगा। एंड यहाँ पे पॉजिटिव कोएफिशिएंट मतलब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि हम कम दे रहे हैं वोल्टेज, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हम करंट तो ज़्यादा इधर दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे मतलब ओपन सर्किट के कारण करंट जो है बिल्कुल 0 है, तो यहाँ पर निगेटिव हमारा रिफ्लेक्शन होगा। तो आई होप 5 कंडीशन है, पाँचों कंडीशन आप याद रखेंगे। इसके लिए केसेस है, मतलब एक पेज में हम आपको बिल्कुल दे रहे हैं कि जैसे आपका जेड सी के बराबर होगा तो हमें ट्रांसमिशन जो कोएफिशिएंट वेलोसिटी का होगा करंट का 1 होगा और जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और करंट का कोएफिशिएंट मतलब जो होगा वो 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आप एक बार पढ़िएगा और सब कुछ दिया हुआ है। और 100% मैं कह सकता हूँ जिस तरह से मैंने समझाया है कि अगर जेडल जो होगा कम होगा तो हमारा जो होगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वेलोसिटी का होगा लेस देन 1 होगा और जो हमारा करंट का होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप जब समझोगे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपका 7 नंबर का अब जो है 7 नंबर का स्टार्ट होता है, यहाँ से 7 नंबर का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर जनरल वेव इक्वेशन फॉर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन फॉर वेव प्रोपगेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में जो R और G इक्वल टू जो होता है 0 होता है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। आई होप आपको अभी तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जनरल वेव इक्वेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम कोई ट्रांसमिशन लाइन लेंगे। अब ट्रांसमिशन लाइन में जानते हो कि रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे सब कुछ हमने लिखा है कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिए हैं, इंडक्टेंस पर यूनिट लिए हैं, C जो है कैपेसिटेंस होता है और G जो है शंट कंडक्टेंस होता है। तो ये हमारा शंट कंडक्टेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, कैपेसिटेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है। आज जानते हो कि 4 पैरामीटर होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट क्या होता है? शंट हमारा कैपेसिटेंस कंडक्टेंस होता है। तो ये चारों हमने मतलब पैरामीटर लिया और इस पैरामीटर को एनालिसिस करते हुए एक डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन जो होगा ट्रांसमिशन लाइन में हम मतलब वोल्टेज और करंट फाइंड करेंगे फॉर जनरल एक्सप्रेशन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है।
तो सबसे पहले लेट हम एज्यूम करेंगे द लाइन पैरामीटर ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमारा लाइन हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड ये मेडअप ऑफ द शॉर्ट सेक्शन ऑफ डी एक्स। मतलब हम शॉर्ट सेक्शन लेके, जैसे हम बहुत ही शॉर्ट सेक्शन ले रहे हैं डी एक्स, और देन हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि फॉर अ सेक्शन ऑफ द लाइन डी एक्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड करंट ऑफ द फंक्शन, मतलब जो हमारा करंट और वोल्टेज का फंक्शन है वो मतलब डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। एज वेल एज एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंडिंग एंड दे कैन बी रिप्रेजेंट एट सेंडिंग एंड से जो हमारा वोल्टेज है उसको, जो वोल्टेज को एक्स और वाई के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही करंट को एक्स एंड आई के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम सेंडिंग एंड। देन आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, द वोल्टेज एट नेबरिंग पॉइंट डिस्टेंस एक्स प्लस डी एक्स। देखो एक्स प्लस डी एक्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए रहे हैं। तो जब हम आगे इसको फर्दर मतलब डिराइव करेंगे, जब आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस डी एक्स लेंगे। जब एक्स प्लस डी एक्स लेंगे तो हमारा जो होगा डेरिवेशन जो होगा बहुत ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज ई इंटू एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि हम वोल्टेज जो है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस डी एक्स के लिए ले रहे हैं। तो बाय टेलर थ्योरम, आप मे बी मैथ सेकंड में टेलर थ्योरम पढ़े होंगे, ई एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस जो डेल ई अपॉन डेल एक्स और डी एक्स के मतलब बराबर होता है हमारा, टेलर थ्योरम से हम इतना लिख सकते हैं। देन आफ्टर दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर डी एक्स कॉजेज द वोल्टेज ड्रॉप। देखिए रेजिस्टेंस है तो करंट में जब रेजिस्टेंस वी इक्वल टू आई आर होता है, तो जब वोल्टेज में मतलब करंट का रेजिस्टेंस में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वही लिखा है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई इंटू आर डी एक्स के बराबर हो जाएगा हमारे, जो मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा, मतलब जो भी हमारा मतलब केबल में या मतलब हाँ केबल में ही तो मतलब हमारा करंट और वोल्टेज होगा ट्रांसमिट होगा। तो वही लिखा है इट चेंज एट द रेट। अगर रेट पे देखें तो डी आई बाई डी टी एट इंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी इंटू एक्स हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप इतना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हमारा इतना हो जाएगा, हमारा इंडक्टेंस जो है रेट अगर लेंगे तो एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। देन आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड इंड सेक्शन इज ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप एंड द रेजिस्टेंस आर एक्स, मतलब इंडक्टेंस रेजिस्टेंस और जो V इक्वल टू आई आर है, इसके कारण हमारे केबल में जो हो रहा है हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई माइनस ई प्लस, अभी आपने रेट ऑफ चेंज देखा ई डी एक्स फ्रॉम टेलर जो थ्योरम से आपने इतना लिखा। एंड जब आप टेलर थ्योरम से इतना मैथमेटिकली लिखने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ई से ई जो है कट जाएगा, और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली माइनस डेल ई अपन डेल एक्स आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी के बराबर आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ हमें जो है करंट के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली फॉर करंट के लिए अभी हमने ये वोल्टेज के लिए निकाला, ठीक है। जब करंट के लिए सेम यही फार्मूला टेलर फार्मूला फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे जहाँ आर आ रहा है करंट के लिए जी हो जाएगा, शंट कंडक्टेंस आ जाएगा। और जहाँ एल है करंट, आप जानते हो करंट में हमारा एल आता है, मतलब करंट में एल हो जाएगा और हमारा मतलब वोल्टेज में इंडक्टेंस हो जाएगा और करंट में हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो करंट के लिए हमने वोल्टेज के लिए हमने क्या किया, जो हमने इक्वेशन निकाला। एंड अब क्या करेंगे, सबसे मेन थिंग कि हमें ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए करंट और वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे आर एंड जी इक्वल टू जीरो रखेंगे। जैसे ही आर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगा, जी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगा, केवल ये और ये बचेगा। तो वही जैसे ही हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेल ई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। भैया जो आपका इक्वेशन नंबर ये है, देखो इसमें जब आगे सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आर जीरो हो जाएगा, तो हमारा फाइनली यही बचेगा ना, डेल ई बाई डी एक्स इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। यही हमारा जो है फाइनली हमें जब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन आर इक्वल टू जी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये हमारा वोल्टेज के लिए इतना आएगा, करंट के लिए इतना आएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मतलब टी मतलब इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब एक और पहले जो है हमारा पहला जो है मतलब इक्वेशन उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरा जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। जब डेरिवेट करेंगे तो आप जानते होंगे सेकंड डेरिवेशन जो होगा ये इतने के बराबर आ जाएगा, आप जानते होंगे। और हमारा सेकंड डेरिवेशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब जो है ऊपर वाले इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन मानते हैं एंड देन हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जो हमारा ये है डेल स्क्वायर आई डेल टी इंटू डेल एक्स इक्वल टू माइनस सी डेल ई स्क्वायर बाई डी टी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं। जो हमारा ये वैल्यू है यहाँ पे हम रखेंगे, जब वैल्यू इसका यहाँ पे रखेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारा जो होगा, जो वोल्टेज के लिए, जो वोल्टेज वेव फॉर्म के लिए इक्वेशन आएगा, वोल्टेज वेव फॉर्म के लिए ये जो होगा डेल स्क्वायर ई अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल सी
इंटू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और ये जो हमारा इक्वेशन आएगा इसी को हम क्या करते हैं वोल्टेज वेव इक्वेशन। ये वोल्टेज वेव इक्वेशन है वोल्टेज के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये वोल्टेज के लिए हमारा इक्वेशन इतना आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है टी और एक्स के, पहले एक्स और टी के रिस्पेक्ट में किया था। देखो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, जब वोल्टेज के लिए निकालना है तो एक्स और टी के मतलब एक्स और टी के मतलब रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन जब करंट के लिए निकालना होगा तो हम टी और एक्स के मतलब रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि हम टी और एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारा फिर से ये दो हमारे इक्वेशन आएंगे। और पहली बार हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे थे क्योंकि हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करना था, लेकिन अभी जो है हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आई की वैल्यू में हम इसका वैल्यू जो है रखेंगे तो हमारा फाइनली जो होगा वो करंट का जो वेव इक्वेशन होगा डेल स्क्वायर आई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल सी इक्वल टू डेल स्क्वायर आई अपन डेल टी स्क्वायर। तो ये हमारा करंट वेव फॉर्म और वोल्टेज वेव फॉर्म आएगा। तो देख सकते हो कि ये 2 पेज में है, बहुत ही आसान है। हर एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप समझते हो तो आपका 7 नंबर जो है ना बिल्कुल पक्का है। अगर बिल्कुल लिखते हो 7 नंबर तो 7 नंबर पाओगे। आज तक मैं भी 7 नंबर नहीं पाया, इसलिए कह सकता हूँ कि देखो जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ खुद मेरे को याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन टाइम में। कुछ चीज़ें मैं 2 पेज का है इसको मैं मतलब 1.5 पेज तक ही रिटेन कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एक बार पढ़ रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ लिख रहा हूँ तभी भी मैं पूरा नहीं समझ पाता हूँ, इतना मेरी मेमोरी तेज नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ जितना आप रिवीजन करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर 7 नंबर का लिखते हो तो मतलब मे बी टीचर आपको 5 दे दे 4 दे दे तो आप समझ सकते हो यहाँ से बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, राइट। तो हमने आपको लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक्सप्रेशन क्या हुआ वो आपको समझाया। अब आगे चलते हैं, हम एक्सप्रेशन देखेंगे जो आपका रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्शन फैक्टर या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखेंगे। ओम्स लॉ से जानते होंगे V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ से हमारा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये लिखा है रिजल्टेंट वोल्टेज अपॉन रिजल्टेंट करंट। तो यही आपका रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें क्या रिफ्लेक्शन फैक्टर निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के लिए निकालना होगा तो ई आर अपन आई आर हो जाएगा। ये हम रिफ्लेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत ही स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो मतलब इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट हम मानते हैं EF को, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा ET भी लिख सकते हैं, ET इक्वल टू क्या होगा, ET इक्वल टू क्या हो जाएगा इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन ये करंट के लिए मतलब वोल्टेज के लिए होगा, सेम एज करंट के लिए होगा। यहाँ पे IT भी आप लिख सकते हैं। जो ट्रांसमिशन करंट होता है वो किसके लिए होगा, इंसिडेंट करंट प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो यहाँ से जो R की वैल्यू हमने R बराबर क्या लिखा था V अपन आई, R इक्वल टू V अपन आई। तो ये V की वैल्यू हमारा इतनी आई और करंट की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। अब ये E की जगह पे अभी आप ER देखें, ER की वैल्यू मतलब ये जो है ER और IR इक्वेशन इसमें हम पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू R की इतनी आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। बिल्कुल समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, जितना मैंने लिखा है वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब आगे जब हम IF इक्वल टू निकालेंगे तो IF इक्वल टू EF अपन जेड नॉट होता है। इंसिडेंट करंट क्या होगा, देखो इंसिडेंट हम करंट निकालेंगे तो इंसिडेंट करंट इक्वल टू इंसिडेंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा। वही हमने लिखा इंसिडेंट करंट अपॉन मतलब इंसिडेंट करंट इक्वल टू इंसिडेंट वोल्टेज अपॉन जो हमारा सर्ज इम्पीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, तो ये हमने निकाला। तो जो IF की वैल्यू है और EF की वैल्यू है ना, IF और IR हम निकालेंगे। तो IF निकालेंगे तो मतलब वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस का रेशियो हमने लिया, और ये जो I की वैल्यू है ना IF और IR इसकी वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमने लिखा है ना, जब IF देख सकते हो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर का तो ऊपर ऐसा ही रह जाएगा, जो नीचे का है इसमें IF की वैल्यू EF अपन जेड नॉट हमने पुट किया, और जो IR की वैल्यू है इतना पुट किया, क्योंकि ये माइनस में होगा। देखो इंसिडेंट में हमारा करंट जो होगा माइनस में होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट के लिए हमारा करंट माइनस में लिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपका जो R इक्वल टू जो आएगा आप मतलब इसको सॉल्व करोगे, इसमें R से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली जो ER इक्वल टू जो आएगा ER मतलब क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज रिफ्लेक्शन वोल्टेज आ जाएगा वो जो होगा R माइनस जेड नॉट प्लस R प्लस जेड नॉट इंटू EF के बराबर आ जाएगा। और ये हमने तो ER के लिए निकाला, हमारा मतलब ER के लिए कितना आया देख सकते हो, ER के लिए हमारा इतना आया R माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट। और वेन द मतलब यहाँ पे लिख रहा है ये तो हमारा ER जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वोल्टेज का इतना आया। लेकिन सिमिलरली वेन द लाइन जो हमारा टर्मिनेट ZT पे हो, तो यहाँ पर हमने जेड नॉट लिया। अब जेड नॉट तो ठीक है, लेकिन जो हमारा R है R को हम ZT से मतलब क्या कर देंगे, ZT से हम क्या कर देंगे, Z और T से हम क्या कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट नहीं करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा ER की वैल्यू इतना आ जाएगा।
सेम एज इट इज़ जब इक्वेशन को आप आगे सॉल्व करोगे वोल्टेज के लिए तो ई आर इक्वल टू जानते हो ट्रांसमिशन ई एफ प्लस ई आर होता है, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन होता है। और जब फाइनली जब वैल्यू पुट करोगे ई एफ और ई आर का तो हमारा जो आई आर आएगा, अब इंसिडेंट जो मतलब करंट आएगा रिफ्लेक्शन करंट वो जो होगा ई आर अपन आर होगा, और ई आर की वैल्यू हमने फाइंड किया ही है। और जब आगे रखोगे तो 2 ई आर अपन आर प्लस जेड नॉट के बराबर आएगा। देखो ये समझाने से अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना, मैं आपसे कहूँगा कि वन आफ्टर वन पीपीटी लो, पीपीटी लेने के बाद जब देखोगे और सॉल्व करोगे कॉपी पेन उठा के तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने वोल्टेज निकाला इतना, करंट हम मतलब वोल्टेज हमने निकाला, करंट निकाला, एंड फाइनली जो हमारा अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्शन फैक्टर, ये जो होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्शन फैक्टर ई आर अपन ई एफ के बराबर होगा। रिफ्लेक्शन अपन इंसिडेंट, जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या फैक्टर होगा वो जो होगा टाउ वी से हम डिनोट करते हैं, ई आर अपन ई एफ के बराबर होगा। जो हमारा वोल्टेज होगा रिफ्लेक्शन में और जो इंसिडेंट वोल्टेज होगा वो उसके बराबर होगा। जब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो आर माइनस जेड नॉट प्लस आर प्लस जेड नॉट आएगा। तो ये आपका हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन फैक्टर भी बता दिया, ये भी आपका 7 नंबर में आता है। नाउ हम चलते हैं वोल्टेज प्रोपेगेशन मेथड। Voltage propagation method is also so much important. It is a measurement of how far the wave travel over a time. मतलब एक टाइम में हमारा वेव का मेजरमेंट हम करते हैं कि कितना तेज़ जो है ट्रेवल कर रहा है ओवर अ टाइम। तो ये हम वेलोसिटी प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। इसका भी डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है। तो हम इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, फॉर अ शॉर्ट सेक्शन हम dx लेंगे और टोटल इंडक्टेंस जो हमारा मतलब केबल का है वो एल dx से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनली जो होता है आप जानते होंगे, चेंज इन फ्लक्स विद द टाइम इक्वल टू टी टी आई इंटू डी टी हो जाएगा। हम जब चेंज इन फ्लक्स देखेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो हमारा आई इंटू डी टी हो जाएगा। एज वेल एज जब रेट ऑफ चेंज जो हम देखेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ मतलब टाइम देखेंगे, अभी हमने टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा तो आई एल डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, जहाँ इसको हम इंड्यूस वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, बट इंड्यूस वोल्टेज इज इक्वल टू द मतलब हमारा वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो इंड्यूस वोल्टेज जो है जो हमारा मतलब पहले से वोल्टेज है उसके बराबर हो जाएगा। तो इक्वल टू हम इसके बराबर लिख लेंगे, तो आई इंटू एल डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी अब तो 9th में ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम जो होता है हमारा वोल्टेज होता है, तो आई इंटू एल इंटू वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं। ई के लिए हमने निकाला क्या, आई इंटू एल इंटू वी। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, करंट के लिए निकालेंगे। करंट के लिए निकालेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ द सेक्शन सी एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, और फिर से चार्ज जो होगा डी क्यू होगा डिलीवर सेक्शन, मतलब डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू ई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। और हम आप जानते होंगे कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू की वैल्यू हम रखेंगे बाई डी टी, तो यहाँ से फिर से सेम एज इट इज़ डी एक्स बाई डी टी जो होगा हमारा वी के बराबर हो जाएगा, ई सी वी के बराबर हो जाएगा। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 वोल्टेज के लिए और इक्वेशन नंबर 2 जो है करंट के लिए निकाला, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इंटू आई जाएगा। एक मिनट दिखाता हूँ। जब दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन नंबर 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ई इंटू आई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो होगा आई एल वी, मतलब वी का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में वी है, दोनों में वी है। और हमारा फाइनली जो हो जाएगा ये मतलब इतना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, हमारा वी स्क्वायर इजकल टू अंडर 1 बाई एल सी आ रहेगा। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आपका वेलोसिटी जो होगा प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट एल सी के बराबर होता है। और शुरू में हमने बताया था, यहाँ हमने डिराइव भी करके आपको दिखाया, और ये हमने बताया था कि ओवरहेड लाइन के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है स्पीड के लाइट से। ठीक है, लेकिन अगर अंडरग्राउंड के लिए देखते हैं, अंडरग्राउंड तो वो जो होता है वो 1 बाई अंडर रूट एल सी जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक होता है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी प्रोपेगेशन क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट द वेव ट्रेवल ओवर अ टाइम। तो वेलोसिटी प्रोपेगेशन क्या हुआ ये भी हमने आपको समझाया। अब सबसे लास्ट टॉपिक नहीं, एक और टॉपिक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो चलते हैं वो तो 100% फिक्स होता है कि आपका 7 नंबर में आएगा। ठीक है, ये भी आता है, लेकिन जो आपका लास्ट टॉपिक जो है ब्रिवले लैटिस डायग्राम, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सबसे पहले इसके ऊपर वाला जो टॉपिक है उसको हम आपको समझा देते हैं, देन ब्रिवले लैटिस डायग्राम पे आते हैं। देख सकते हैं 37 मिनट हुआ, लगता है 50 मिनट तो हो ही जाएगा, फिर से 3rd यूनिट। ठीक है, अरे 50 मिनट बोलते बोलते हालत ख़राब हो जाता है मेरे दोस्त, कभी बोल के देखना। चलो देखते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। अभी हमने शुरू में बताया था कि इंसिडेंट को आई इंटू ई से रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट अगर सीधे चला जाता है तो रिफ्लेक्शन होगा, और वो जब मतलब इंसिडेंट जो होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि R1 विद द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, इंसिडेंट के लिए हमारा इंसिडेंट वेव के लिए E इंटू टी हम आप जानते होंगे हम डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए डबल मतलब हम 1 डैश मतलब इंसिडेंट के लिए देखो यहाँ पे हमने डिनोशन लिया है
इंसिडेंट के लिए ई डैश प्लस आई डैश लिया है, रिफ्लेक्शन के लिए ई डबल डैश लिया है और आई डबल डैश लिया है, ट्रांसमिशन के लिए ई इंटू वी ओनली लिया है। ठीक है, तो बाई ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ई इंटू आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, तो वही ई इक्वल टू आई आर टू लिखा है। वी नो दैट, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वेरी फर्स्ट आपको बताया था कि जो ट्रांसमिशन होता है वो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इंसिडेंट को ई डैश और रिफ्लेक्शन को ई डबल डैश से हमने रिप्रेजेंट किया। तो आगे जब हम लिखेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंसिडेंट प्लस के इंटू ई डबल डैश होता है, ई डबल डैश को हमने के इंटू ई डैश से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अभी जस्ट हमने फाइंड किया है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R2 माइनस R1 अपन R2 प्लस R1 होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो हमारा के की वैल्यू है, के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले ई डैश को हम कॉमन करेंगे, तो ई डैश कॉमन हो गया, और हमारा ई मतलब हम के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 प्लस इतना। जब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ई इक्वल टू ई डैश 2R2 अपन R2 प्लस R1 आ जाएगा। और यही आपका वेलोसिटी है, मतलब ये वेलोसिटी नहीं, वोल्टेज है। हमने वोल्टेज फाइंड किया। ये हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज या रिफ्रैक्शन वोल्टेज कह सकते हो। ये जो है 2R2 अपन R2 प्लस R1 आया। सेम एज इट इज़ करंट के लिए हम करेंगे, करंट के लिए हमारा 2R1 आ जाएगा। देखो वोल्टेज के लिए 2R2 अपन R2 प्लस R1 होगा, R2 प्लस R1 याद रखना। और करंट के लिए ये 2R1 हो जाएगा, 2R1 R2 प्लस R1। यहाँ पे करंट के लिए R1 हो जाएगा और E2 मतलब वोल्टेज के लिए R2 हो जाएगा। तो आई होप ट्रांसमिशन जो आपका कोफिशिएंट है, रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट है, ये भी कैसे हम फाइंड करते हैं हमने आपको समझाया। देन फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, एंड गांठ मान के रख लो कि ये 7 नंबर में 2023 2024 लगातार आ रहा है, 2025 में भी आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेटिस जो हमारा ब्रेवले लेटिस डायग्राम है, इट प्रोवाइड सिंपल एंड कन्वीनियंस मेथड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन। मतलब मल्टीपल देख सकते हैं, अगर फिगर्स हम समझाएं, देखो इसका फिगर है, जैसे यहाँ पे देखो मल्टीपल इंसिडेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पॉइंट पे कितना इंसिडेंट कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम ब्रेवले जो लेटिस डायग्राम है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड अ सिंपल एंड कन्वीनियंस मेथड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल एंड रिपीटेड रिफ्लेक्शन। तो हम इसलिए इसका यूज करते हैं ब्रेवले लेटिस डायग्राम। इट गिव्स द पिक्चर ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन एट एवरी इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन वेव ऑन द सिस्टम एट एवरी इंस्टेंट। मतलब एवरी इंस्टेंट, हर एक क्षण पे हमारा पोजीशन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट और ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन वेव का, ये हम ब्रेवले लेटिस डायग्राम से फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें, द स्लोप ऑफ द लाइन गिव द प्रोपगेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। द स्लोपिंग लाइन दस फॉर्म अ लैटिस डिस्टेंस, मतलब टाइम जो प्लेन होता है। तो ये जो होता है, हम जो अभी हमने बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, और इसका स्लोप जो होता है प्रोपगेशन होता है इन द मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, जो स्लोपिंग जो होता है लेटिस डायग्राम हम फाइंड आउट करते हैं। अब फिगर्स हम समझ लेते हैं। जैसे हम फिगर ड्रा करने के लिए ओवरहेड लाइन लिए, ये केबल हुआ, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम सबसे पहले मतलब वेव लिए, ई जो है E1 जो है हमारा इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे टाउ I1 जो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, और E1 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, एज वेल एज ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये हमारा ट्रांसमिशन हुआ, ये हमारा फिर से ये रिफ्लेक्शन हुआ। तो ABCD, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जिस पॉइंट पे आप चाहें, देखिए इस पॉइंट पे जहाँ भी आप चाहें, एट किसी भी इंस्टेंट पे, एवरी इंस्टेंट में हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज करंट की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा ब्रेवले लेटिस डायग्राम का मतलब हमारा इंपॉर्टेंस होता है। एज वेल एज स्टेप वोल्टेज होता है, जैसे वोल्टेज जो होता है इंक्रीज़ करता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम जब ड्रा करते हैं। तो ये आपके मतलब आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया हुआ है। आपके सिलेबस में इस पर न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, या इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, कैसे हम वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हो सकता है आप एमटेक में पढ़ें, या आपको बहुत ज़्यादा ब्रेवले लेटिस डायग्राम के बारे में समझना है तो आप बुक लेके समझ सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो डायग्राम में ए बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल वेव। जो ए बी आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो वेलोसिटी है E1 है। स्लोप ए बी, जो स्लोप ए बी है यहाँ पे लिख रहा है वेलोसिटी प्रोपगेशन और अलॉन्ग द ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन आपने देखा OH लाइन ओवरहेड था ना, यहाँ पे देखो यही समझा रहा है कि जो आपका ओवरहेड, ओहो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हाँ ये ओवरहेड लाइन जा रहा है, इसमें ए बी क्या मतलब डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी प्रोपगेशन। ठीक है ना, वेलोसिटी प्रोपगेशन ऑफ द अलॉन्ग द व्हेन द हमारा सर्च जो है, व्हेन द सर्च जंक्शन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। हमारा जो स्प्लिट की हुआ है, जो हमारा ए बी जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है, एक तो BD और एक जो है BC में। ये जो है ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये जो हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है।
आगे हम देखते हैं कि द वेव मतलब रो1 P1 रिप्रेजेंट द BC। रो1 नहीं है, सॉरी, जो BC है मतलब रो1 कह सकते हैं टाउ1 E1 से हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। एज सेम एज हमारा जो मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो BD में हो रहा है, और ये जो है टाउ आई और EI में मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही हम स्लोप BD लिखेंगे तो ये हमारा वेलोसिटी को मतलब दर्शा रहा है, गिव वेलोसिटी दे रहा है। एज वेल एज यहाँ पे जो ये प्रोसेस है रिपीटेड चलता रहेगा। इस तरह से हम जो है किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज एंड करंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि द वोल्टेज एंड करंट एट द डिस्टेंस एट एनी डिस्टेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम द डायग्राम। इस डायग्राम से जहाँ कहीं भी हम चाहें वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड वैल्यू ऑफ करंट जो हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेवले लैटिस डायग्राम। वेवले लैटिस डायग्राम आगे जो होगा वेवले लैटिस डायग्राम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कंसिडर द ट्रांसमिशन लाइन एल, हम मतलब कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन एल है टर्मिनेटेड एट द मतलब ZL पे हमारा इसका जो लोड इम्पीडेंस है ZL है, एंड स्टेप वोल्टेज जो है वोल्टेज के बराबर है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सही मतलब इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये हमारा डिसकंटिन्यूअस लाइन है। रिफ्लेक्शन जो आप कोफिशिएंट आपने देखा इसको हम मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, और ये मतलब कजिंग जो पार्शियल रिफ्लेक्शन इसमें भी हो रहा है, ठीक है। आगे जो होगा हमारा जो डायग्राम मार्क्स द रिप्रेजेंटेड रिफ्लेक्शन टाइम इक्वल टू क्या होगा T इक्वल टू L/V होगा। जहाँ L अभी आपने पढ़ा, L क्या है, जो L है मतलब ट्रांसमिशन जो मतलब लाइन ऑफ लेंथ है। ये लेंथ को जब आप वेलोसिटी से डिवाइड करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, V इक्वल टू क्या हमने लिया, वेलोसिटी लिया है, वेव ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी लिया है। तो ये हमारा जस्ट वेट, हमने V को वेलोसिटी लिया है, ठीक है, V को वेयर V इज़ द वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा टाइम जो होगा फाइंड आउट हो जाएगा। यूजिंग द अप्रोच दिस अप्रोच वेवले लैटिस हेल्प टू इंजीनियर द एनालाइजिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द पावर सिस्टम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर, ये क्या इंश्योर करता है, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग एंड मिनिमाइजिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को कम करता है, प्रॉपर मतलब रिफ्लेक्शन को मैच करने में बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेवले लैटिस डायग्राम। पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑल रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन वेव, मतलब जो हमारा पोजीशन एंड डायरेक्शन होता है, हम जो होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन वेव का कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव, जो एम्पलीट्यूड होता है ऑफ द रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव, इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मतलब वेवले लैटिस डायग्राम, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन हो। टाइम टेकन जो होगा वो जो होगा मतलब यहाँ पे लिखा है द टाइम इट्स टेक फॉर अ वेव ट्रेवल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। टाइम टेकन तो टाइम तो लेगा ही, एक दूसरे जाना है। एटूनेट करेगा वेव को, एज वेल एज डिस्टॉर्शन जो वेव होगा ट्रेवल अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन, तो ये तो आप जानते होंगे। आगे जो होगा प्रोसीजर हम बता देते हैं। फाइनली लास्ट बिल्कुल अब चल रहा है, 50 मिनट बोले तो 50 मिनट होने वाला है। तो प्रोसीजर हम बता देते हैं कि वेवले लैटिस डायग्राम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो पैरामीटर होता है Z0 क्या होता है, पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं। ये टर्मिनल जो होता है इम्पीडेंस क्या होता है, फिर कैलकुलेशन कोफिशिएंट हम अभी आपने देखा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम निकालते हैं कैसे हैं, Z बाउंड्री माइनस Z0 अपन Z बाउंड्री प्लस ZL को हम ZL माइनस Z0 या ZL प्लस Z0 में लिख सकते हैं, वही लिखा है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप जो होता है, जो भी मतलब प्रोसीजर क्या होता है वेवले लैटिस डायग्राम को फाइंड आउट करने के लिए, डिफाइन करते हैं पैरामीटर, कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट, फिर इनिशिएट करते हैं वेव को, इनिशिएट करते हैं कि जो हमारा इनिशियल वेव है वो सेंडिंग वेव से कितना मतलब डिफरेंस है, उसको एनालाइज करने के बाद टेक प्रोपेगेशन करते हैं। टेक प्रोपेगेशन क्या होता है, वेव अलोंग द लाइन विद द डिले, मतलब कितना डिले हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए टाइम इक्वल टू अभी लेंथ अपन वेलोसिटी अपने देखा। उसके बाद लास्ट में हम जब सब कुछ हमारा फाइंड हो जाएगा तो हम ड्रा करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, और मतलब यहाँ पे लिखा है ना रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द लाइन एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड टाइम ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में टाइम लेंगे, हॉरिजॉन्टल पे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को, एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ जो डायगोनल होगा वो इंडिकेट करेगा वेव के प्रोपोगेशन को। एंड इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम वोल्टेज और करंट जो है फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेवले लैटिस डायग्राम। फाइनली जो आपका यूनिट नंबर 3 है, इसको भी हमने बहुत ही अपने तरीके से अच्छे से समझाया, और फाइनली आपका जो 3rd यूनिट है वो भी ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो शेयर करें।